हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले। ठीक है, ये जो रहने वाले चैप्टर नंबर 2 जो है आपको 3 वीडियो में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है और पार्ट 2 वीडियो में भी आपको 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। पार्ट 3 वीडियो में आपको 45 ऑब्जेक्टिव को मिलने वाला। ठीक है, यानी टोटल मिला के 145 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो 3 वीडियो इसको आप लोगों को जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 से आने वाला ऑब्जेक्टिव आपको 2025 के एग्जाम में आप 100% बना कर आएंगे। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप प्रत्येक आंसर आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में के अंदर बताना है। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट रहेंगे, न्यू स्टूडेंट के लिए काम रहेगा कि आप लोग चैनल को भी आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, और एक बार वीडियो को आप लोगों को शेयर करने का तो फर्ज बनता ही बनता है, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम प्री के परिवार जुड़ने जा रहे हैं तो आप लोग एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन के पास। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं। व्यय मतलब खर्च, तो किए गए व्यय को हम लोग उपभोग व्यय कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है, बताइएगा। किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है, तो यह होता है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है, बताइएगा। अर्थव्यवस्था जो है किसका उत्पादन करती है, तो अर्थव्यवस्था जो आपको उत्पादन करती है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन रूप क्या है, बताइएगा। खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन रूप क्या है, तो खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन रूप होता है y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न में कौन बड़ा है, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक, बताइएगा। आप लोग को यह बताना है कि निम्न में से कौन बड़ा है, यानी खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बड़ा है कि बंद अर्थव्यवस्था का गुणक बड़ा है। तो बड़ा है आपको बंद अर्थव्यवस्था का गुणक बड़ा है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है निम्न में किस चर को एक समाप्ति के लिए परिभाषित किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस चर को एक समाप्ति के लिए परिभाषित किया जाता है, तो यह परिभाषित किया जाता है आय के लिए, उपभोग के लिए, निवेश के लिए, दोनों के लिए, ये तीनों के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के लिए। ओके, क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि सीमित संसाधनों का विनिधान क्या है, बताइएगा। सीमित संसाधनों का विनिधान क्या होता है, तो विनिधान होता है अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, बताइएगा। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, तो बचत की मात्रा में यह परिवर्तन होगा कि बढ़ जाएगा। क्या होगा, बचत की मात्रा भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 9 में कह रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक हो तो गुना का मान क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुना का मान क्या होगा। देखिएगा आपके बीच, आप लोगों के बीच ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, यहाँ पर आप लोगों के बीच ऑप्शन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा था कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुना का मान क्या होगा, तो गुना का मान असीम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि उपभोक्ता को इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अनाधिमान वक्र को क्या करती है, बताइएगा। तो ये स्पर्श करती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है उपभोग फलन सी बराबर सी रेकरिंग प्लस सी बाई में सी क्या है,
तो सी को हम लोग कहेंगे, तो सी बराबर होता है फार्मूला ही कि डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई होता है। ओके, और डेल्टा को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी, बताइएगा। कह रहा है वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी, तो यह की जाएगी आपको आधार वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा है अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्रक द्वारा लिए जाते हैं, बताइएगा। तो यह लिया जाता है आपको परिवार क्षेत्र के द्वारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में कह रहा है यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 की कीमतों से की जाएगी, तो 2023 एवं 2010 क्रमशः क्या है, 2023 और 2010 क्या है। तो यह आप लोगों को पता होगा कि यह जो आपको चालू वर्ष और आधार वर्ष है, ठीक है। यानी 2023 को हम लोग चालू वर्ष कहेंगे, 2010 को आधार वर्ष कहा जाएगा। 15 में करा है निम्न में कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं, बताइएगा। भौतिक पूंजी स्टॉक कौन नहीं, तब फल आपको भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि बाई बराबर सी रेकरिंग प्लस आई रेकरिंग प्लस जी प्लस सी इंटू बाई माइनस आई रेकरिंग में कौन कौन स्वायत्त पद है, बताइएगा। तो स्वायत्त पद जो है आई रेकरिंग है, सॉरी सी रेकरिंग है, आई रेकरिंग है और जी है, ये सभी स्वायत्त रेकरिंग है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा स्टॉक बंद पत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है, बताइएगा। परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा स्टॉक बंद पत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है, तो यह होता है पूंजी खाता में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में कह रहा राजकोषीय नीति का मूल उद्देश्य क्या होता है, बताइएगा। राजकोषीय नीति का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है निर्गत में वृद्धि करना, उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करना और आय में वृद्धि करना, ये सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 19 में कह रहा है कि सरकारी व्यय गुना क्या है, बताइएगा। सरकारी व्यय गुना क्या होता है, तो सरकारी व्यय गुणक डेल्टा बाई बटा डेल्टा जी बराबर होता है 1/1 - जी होता है, बिल्कुल ही बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है संतुलित बजट गुना का मान क्या, बताइएगा। संतुलित बजट गुना का मान क्या है, तो एक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसकी अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा, बताइएगा। निम्न में से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा, तो ऋण से पड़ेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि बजट रेखा के समीकरण P1x1 प्लस P2x2 बराबर यम में P1 P2 क्या है, तो P1 P2 बताना है। तो P1 P2 जो है वस्तु 1 एवं वस्तु 2 का मूल्य है, ठीक है। P1 जो है आपको वस्तु 1 का जो है मूल्य है और वस्तु 2 का मूल्य P2 है। 23 नंबर में कह रहा है कि मांग वक्र की ढाल क्या होती है, तो मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। कह रहा है कि सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी, बताइएगा। सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी, तो बढ़ेगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा है कि यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मांग की लोच क्या होगा। मांग की लोच बोले तो मॉड ईडी क्या होगा, तो मॉड ईडी का मान क्या होने वाला है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मॉड ईडी का जो मान होगा, बाएं देखिएगा, मॉड ईडी का मान बताना है आप लोगों को, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों से हम इसका आंसर जानना चाहेंगे। तो मॉड ईडी का जो मान होगा आपको 0 हो जाएगा, क्या होगा, मॉड ईडी का मान 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है यदि 26 में कह रहा है एक रैखिक मांग वक्र किस बिंदु पर एक सच को काटता है, वहां मांग की लोच का मान क्या होगा, तो मांग की लोच का मान मॉड ईडी का मान 0 होगा, ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है कि मांग वक्र का समीकरण पी क्यू बराबर ई, जहाँ पी मूल्य है, क्यू मात्रा है और ई जो है ई स्थिर है, इस मांग का क्या आकार होगा, इस मांग का क्या आकार होगा,
तो आयताकार अति परवलय होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यह अध्ययन किया जाता है किसके अनुसार, तो यह अध्ययन किया जाता है आपको सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत और आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। 29 नंबर में देखिए क्या करा है। 29 में करा है कि प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा क्या दर्शाती है, बताइएगा। प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा क्या दर्शाता है, तो बाई बराबर एडी दर्शाता है और एडी बराबर एस दर्शाता है और बाजार संतुलन रेखा दर्शाता है, सभी दर्शाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 30 नंबर में कह रहा है कि मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर यनमा अमेरिका वासी कितने बेरोजगार थे, बताइएगा। कह रहा है वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर यनमा अमेरिका वासी में कितने बेरोजगार थे, तो चौथे बेरोजगार थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। 32 नंबर में कह रहा है कि दो आगतों के संयोगों का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं, बताइएगा। कह रहा है दो आगतों के संयोगों का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो समोत्पाद वक्र कहलाते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि निम्न में किस आगत की मात्रा को दीर्घकाल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो दीर्घकाल में परिवर्तित किया जा सकता है आपको श्रम को, कच्चा माल को, मशीन को, ये सभी को दीर्घकाल तक परिवर्तित कर सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34। 34 नंबर में कह रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.2 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगा, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 0.8 होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि निवेश गुना क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो, बताइएगा। कह रहा है इसमें से कह रहा है निवेश गुना क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 होगा। 36 में कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, बताइएगा। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, तो शून्य होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। 37 में कह रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, बताइएगा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तब मांग की लोच आपको कह सकते हैं 3 प्रकार की या 5 प्रकार की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। 38 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है, ठीक है। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच क्या होती है, तो शून्य होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। कहता है कि उदासीनता वक्र की ढाल क्या होती है, बताइएगा। उदासीनता वक्र की ढाल होती है, तो उदासीनता वक्र की ढाल क्या होती है, ऋणात्मक होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है मांग वक्र की ढाल समानीता होती है, बताइएगा। मांग वक्र की ढाल समानीता क्या होती है, तब बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 41 नंबर में कह रहा है कि मांग का संकुचन दाब होता है, बताइएगा। मांग का संकुचन तब होता है जब क्या होता है, बताइएगा। कहता है मांग का संकुचन तब होता है जब क्या होता है, जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संगठक कौन है, बताइएगा। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संगठक कौन है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर। 43 नंबर में कह रहा है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइएगा। तो उसे हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है, बताइएगा। प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है, ये किस पर करता है, तो प्रभावपूर्ण मांग जो है आपको समग्र मांग पर निर्भर करता है और समग्र पूर्ति पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में। 45 में कह रहा है कि आयताकार अति परवलय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है, बताइए। मांग की लोच बोले तो ईडी का मान क्या होगा,
तो ईडी का मान जो होता है इकाई के बराबर होता है, ईडी बराबर 1 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है मांग की लोच कहाँ से है, बताइएगा मांग की लोच कहाँ से किसे है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग का हम आंसर के लिए इंतजार करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप लोग बनाइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 कह रहा है कि गुणक का कौन सा सूत्र नहीं है, बताइएगा गुणक का जो है कौन सा सूत्र नहीं है। तो गुणक का जो है ऑप्शन नंबर ए सूत्र नहीं होता है, ओके। गुणक बराबर 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये आपको गुणक का सूत्र नहीं होता, ओके। वही पूछ रहा था कि कौन नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में कह रहा है कि गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताइएगा गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो गुणक यानी के बराबर होता है डेल्टा वाई बटा में डेल्टा आई होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 नंबर का रहा है एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर क्या होगा, बताइएगा एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर क्या होगा। तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय एम में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट क्या होगा, बताइएगा यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट जो है बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 सब्जेक्टिव हम बोले थे पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों के लिए याद करवा दिए, ठीक है। हम दूसरे वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं, ओके। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और एक बार वीडियो को आप लोग जो है ना दोस्तों के पास जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि हम आपको और अगली क्लास में बहुत ही मोटिवेशन के साथ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा सकें, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।